नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को आज दोपहर 12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। खेड़ा के खिलाफ पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं गिरफ्तारी को कांग्रेस ने तानाशाही बताया और तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया भी की। कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई की और अपना फैसला सुनाते हुए खेड़ा को अंतरिम जमानत देने का निचली कोर्ट को निर्देश दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस जहां एक ओर इस मामले को जमकर भुनाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के रिश्तों में पहले से मौजूद दरार और तलखी और बढ़ सकती है। मोदी नेता है, पुलिस वाले नेता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अदालत से राहत मिली है। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा दूसरे नेताओं के साथ रायपुर में हो रहे पार्टी अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे कि तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और फिर असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। असम के दीमा हसाओ जिले के हावलोंग थाने में कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया, जिसमें आईपीसी 500 यानी मानहानि, 504 अपमानित करना, 505(1) फर्जी खबर फैलाना, 505(2) समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना, 120(b) आपराधिक साजिश, 153(a) माहौल बिगाड़ना, 153(b) देश की एकता पर चोट शामिल है। इसमें दोषी पाए जाने पर खेड़ा को 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए। वहीं दिल्ली से रायपुर जा रही फ्लाइट 6E204 को भी रद्द कर दिया गया। उधर गिरफ्तारी के बाद पवन खेड़ा ने बताया कि ये एक लंबी लड़ाई है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पवन खेड़ा को पहले मेडिकल कराया और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जहां इस मामले में सुनवाई चली। पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पैरवी की। उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट में खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए द्वारका कोर्ट को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया। जब मैं यहाँ पर अपने प्लेनरी सेशन में एंट्री कर रहा था, तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन्स को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करके, वो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे। देखिए, आसाम के अंदर अपने आसाम में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है और आसाम का मुख्यमंत्री एक कांग्रेस के वर्कर को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पुलिस दिल्ली भेजता है। आसाम का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को खुश करने में लगा है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, आसाम का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता है और वो आरएसएस को खुश करने में लगा है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इससे पहले कांग्रेस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज इंडिगो की फ्लाइट 6E204 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर के लिए जा रहे थे। सभी लोग फ्लाइट में बैठ गए थे। उसी दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतरने के लिए कहा गया। कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि सबसे पहले ईडी छत्तीसगढ़ भेजी गई। अब कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने जा रहे पवन खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। इस तानाशाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने पूछा कि खेड़ा ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, ये तानाशाही नहीं तो फिर क्या है।
उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि पहले ईडी ने रायपुर में छापेमारी की, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर के जहाज से उतारा गया है। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाअधिवेशन को बाधित करना चाहती है। हम डरने वाले नहीं हैं, देशवासियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बता दें कि पवन खेड़ा ने हाल ही में अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है। हालांकि बयान देने के बाद खेड़ा ने अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का मिडिल नेम सही पुकारा है। खेड़ा ने इस पर कहा कि नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है। कांग्रेस नेता ने बाद में पूछा, क्या यह गौतम दास या दामोदर दास है। इस दौरान पवन हंसते हैं और ये कहते हुए तंज करते हैं, भले ही नाम दामोदर दास है लेकिन उनके काम गौतम दास के समान हैं। बाद में एक ट्वीट में खेड़ा ने स्पष्ट किया कि वह वास्तव में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भ्रमित थे। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने पवन खेड़ा के बयान की तीखी आलोचना की थी। इसके चलते पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी और लखनऊ में भी शिकायत दर्ज हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि भाई क्या वजह है जो कांग्रेस के नेताओं की जुबान बार बार फिसल जाती है और अक्सर कई मामलों पर फिसलती नजर भी आई, जिसको लेकर माफी भी मांगनी पड़ी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से ही नेताओं की इस तरह की बयानबाजी आई या स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, बाकी दलों की तरफ से भी हुआ। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसमें कई पेंच हैं, समझना भी होगा। उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ शामिल हैं। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के तौर पर हमारे साथ शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मुन्ना खान, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे भाई, क्या वजह है जो बार बार कांग्रेस नेताओं की जुबान फिसल जाती है और फिर उनको माफी मांगनी पड़ती है। पचड़े में पड़ने से बच गए हैं फिलहाल, वरना दिक्कत काफी हो सकती थी। लेकिन इस तरह मुन्ना खान जी, सब जो समझने की बात है तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। वो बार बार कह रहे हैं कि जो अडानी और गौतम अडानी और जो नरेंद्र मोदी जी के शायद रामदास या उनके कोई फादर के नाम के ऊपर जो कहा है उसने मिला करके उसको बीजेपी इशू बना रही है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं, अगर ये गहन मुद्दा होता या समस्याएं होती तो कोर्ट के नजर में होता और कोर्ट तो से अभी भी नरेंद्र मोदी जी के नाम से पहले कुछ कंफ्यूजन है उनके मिडिल नेम को लेकर आपको? नहीं, मोदी जी ने कंफ्यूजन कर रखा पूरे देश को। जिस तरीके से अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है और जो गरिमा गिराने का काम 2014 के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया वो जग जाहिर है। कई बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए कांग्रेस पार्टी के महिला नेत्री के लिए या अध्यक्षा के लिए या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। ये शब्द गरिमा को गिराता है कहीं न कहीं। आज पवन खेड़ा जी के बात को इतना बड़ा इशू बना दिया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह दिया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पूरा देश खामोश रहता है, कोई एक आवाज एक शब्द नहीं निकलता। जब कहती है दीदी ओ दीदी तो पूरा देश खामोश रहता है, एक आवाज नहीं निकलता। आज पवन खेड़ा जी ने कुछ गलत नहीं कहा, सही कहा बिल्कुल। उन्होंने यही कहा कि क्या वजह है जो अडानी पे आप खामोश है, क्या वजह है जो आपका गृह मंत्री वित्त मंत्री खामोश है। नहीं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बयान जानबूझ के दिया, अभी तो अंतरिम राहत मिली है दिया और आपको अभी भी कंफ्यूजन है उनके नाम में? नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। अडानी लगता क्या आपका, रिश्ते में क्या है वो? आज देश का पैसा हम तो बयान पे बात कर रहे हैं सर, अडानी उनका कौन लगता है ये तो वो जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं या जानबूझ के दिए जाते हैं या स्लिप ऑफ टंग हो जाती है या गलती से हो जाता है? सवाल ये स्लिप ऑफ टंग ही माना जाए, लेकिन बीजेपी इसे जिस तरीके के इशू बना रही है तो मैं कह रहा हूँ आज एक पवन खेड़ा के बयान पे इतना उन्माद मचा हुआ है तो क्या वजह है जो अडानी के नाम पे ये खामोश है? सवाल यहाँ खड़ा होता है। आज आप अडानी के नाम, अगर आप अडानी पे कोई सवाल करो तो बीजेपी का पूरा सिस्टम जवाब देने के लिए प्रवक्ता के तौर पे सामने आ जाता है। आखिर क्या वजह है, ये रिश्ता क्या है? नहीं, वो रिश्ते से सफाई देने, देखिए वो चीजें अलग हैं, उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो
बयानबाजी की बात हो रही कि इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं। शबनम पांडे जी, उन्होंने सारी बात कही, उसके बाद माफी भी मांग ली, और ये उनकी जो क्लिप है, वीडियो क्लिप, उसमें स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद इतना तूल पकड़ने की जरूरत, मामला इतना गर्मा दिया गया कि असम से पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेती है, इतना बड़ा मामला हो गया ये। देखिए, निश्चित तौर पे अगर देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके से उन्हें डिफेम करने के लिए बार बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुठाराघात किया जाता है, तो इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है कहाँ पे कुठाराघात हो गया? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सॉरी बोला और उसके बाद फिर कहा काम तो वो वैसा ही करते हैं। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने अपनी बात को काटा, सॉरी बोलने के बावजूद काटा। तो इस तरीके से जो तंज कसना प्रधानमंत्री पे, और वो भी कहीं न कहीं ये नाम उनके पिताजी के नाम से लगता है, और उस पर उन्होंने जिस तरीके से कुठाराघात किया, उन्हें डिफेम करने की कोशिश की, इस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है वो एक इतने लोकप्रिय नेता हैं, और देश के ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री जी पे जो आस्था रखते हैं, इतना बड़ा मामला अगर है, तो यही बात तो मुन्ना खान जी कह रहे हैं। अगर ये सारे बयान आपको लगते हैं कि कुठाराघात करते हैं, तो कुछ ट्वीट भी हमारे पास आए, हम आपको बताना चाहेंगे। उसमें लिखा है कि सिर्फ गिरफ्तार क्यों, एनकाउंटर क्यों नहीं विनोद कापड़ी करें। एक ट्वीट आया कि मोदी जी ने कुछ ऐसे भी बयान दिए हैं जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, तो उनको लेकर फिर क्या कहेंगे? तो ये जो तलखी है बयानों की, अगर प्रश्न पूछिए तो प्रश्न का उत्तर नहीं देती है कांग्रेस पार्टी। प्रश्न के 1975 का इमरजेंसी काल नहीं है, घोषित। वो तो कह रहे हैं आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक है। आप इंदिरा गांधी के समय को याद करते हैं, ये तो आपातकाल से भी ज्यादा खराब है। वो कह रहे हैं कि आप दीदी और दीदी कहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। दीदी और दीदी, आप किसी पूर्व पीएम का अपमान कर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप किसी को सदन में किसी को सूटनगा तक कह दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, कहीं न कहीं अगर एफआईआर होती है तो कार्रवाई करना, जहां कानून का राज है वहां कार्रवाई करना जरूरी है। आपने देखा चौकीदार चोर है बोलकर किस तरीके से इन्हें सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी। अगर इसी तरीके से प्रधानमंत्री को बार बार वो डिफेम करने की कोशिश करें, प्रधानमंत्री के इनके छोटे कार्यकर्ता आए गिरे जो भी हैं, वो सब प्रधानमंत्री से चिढ़ते हैं, वो प्रधानमंत्री पे कुठाराघात सीधे करते हैं। इनका लेवल ऑफ कमेंट भी देखिए तो वो इतना गिरा हुआ होता है कि उस पर अगर एफआईआर नहीं किया जाए तो ये कौन सी सीमा पार कर जाएंगे, इसका कहीं कोई अता पता नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है पार्टी में। और मुन्ना खान जी, आप लोगों के बयान जो है बहुत निचले स्तर के होते हैं, वो ये कहना चाह रही हैं? नहीं, बयान अगर निचले स्तर के है तो इनके सांसद जो अभी केंद्रीय मंत्री है परवेश वर्मा जी और अनुराग ठाकुर जी, क्या उनके बयान निंदनीय नहीं है? क्या वो अपशब्द नहीं है? क्या वो जो खुलेआम कहते हैं कि देश को गद्दारों को गोली मारो फलान ढिकाम, क्या ये अपशब्द नहीं है? क्या जंतर मंतर पे इनके सांसद के द्वारा कहा जा रहा है कि फलाने को ढूंढ करके गोली मारो, क्या अपशब्द नहीं है? क्या आपके एक मठ के योगी खुलेआम उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि फलाना जो कास्ट है उनके लड़की के साथ ऐसे किया जाए, क्या ये अपशब्द नहीं है? क्या ये शोभा तो ठीक है, वो एक बयान दे रहे हैं, दूसरा बयान आपकी तरफ से आ गया, फिर तो सब एक जैसे ही हो गए एक खम्मा में। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे। ये जिस तरह का जो मामला सामने आया है, अगर हम ये देखें तो जो गिरफ्तारी हुई पवन खेड़ा जी की, उन पर कई तरह की धाराएं लगाई गई आईपीसी की, 500, 504, 505(1), 505(2), 120(b). क्या जो बयान उन्होंने दिया है उस पर इस तरह की धाराएं लगनी चाहिए थी? क्या प्रावधान है, समझना चाहेंगे थोड़ा। किस आधार पर गिरफ्तारी हुई उनकी और किस आधार पर उनको अब अंतरिम जमानत? तो उसमें डिफेमेशन में बेसिकली हमें ये जानने की जरूरत है कि डिफेमेशन कहाँ पे और कैसे कवर होता है। जी, डिफेमेशन अगर किसी आप अपने एक्शन से या बाय वे ऑफ पब्लिकेशन या राइटिंग या पेस्टरिंग या वॉल राइटिंग, ये सब जो चीजें आती हैं, ऐसी कोई भी चीज जो आप अगर बोल दे
या लिख दें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसको पब्लिश कर दें या दीवार के ऊपर आप जैसे स्लोगन्स वगैरह लिख देते हैं, ये सब कुछ ऐसी सब चीजें आईपीसी में 499 500 आईपीसी में कवर हो जाते हैं, जिससे कि डिफेमेशन होते हैं, मानहानि का जिसका हिंदी में बोलते हैं। इसके अलावा दो चीजें और हैं जो इसमें है। एक ये है, देखना ये होता है कि किसके अगेंस्ट क्या बोल रहे हैं। ये पहला एपिसोड नहीं है मेरे ख्याल में, अगर मैं रिकॉल करूं तो एक जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, उनके खिलाफ भी राम जेठमलानी जी ने शायद कुछ बोल दिया था, तो अल्टीमेटली उनको माफी मांगनी पड़ी थी कोर्ट के अंदर। आजकल ट्रेंड ये हो गया है रविंद्र जी कि आप कुछ भी गलत सही अपशब्द किसी के बारे में बोल दो, वो कोई भी हो, और जब आप दिखें, अगर आपने बोल दिया और अगर कोई अगला आदमी कोर्ट में चला गया और वहां पर कोर्ट हेल्ड कर लेता है, ऑब्वियसली एविडेंस बेस्ड सिस्टम है हमारा, कोर्ट ने हेल्ड कर दिया, जब आप फंसते दिखो तो आप माफी मांग लो, अगर नहीं फंसते दिखो तो आप हीरो बन जाओ। लेकिन जो क्लिप देखी गई पवन खेड़ा जी की, उसमें उन्होंने तुरंत का तुरंत माफी मांगी थी। आपको एक्सप्लेन कर रहा था जी जी जी। इसमें दूसरी एक जो धारा लगाई है वो 153A है आईपीसी का, वो होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। कोई भाषा का मैं ऐसा प्रयोग कर दूं जिससे कि पब्लिक में अनरेस्ट हो जाए। आप ये देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला गया, ऑब्वियसली जनप्रिय नेता हैं आज की डेट में, और एक पॉसिबिलिटी तो है ना कि कोई ना कोई अनरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या कारण है जो आपको इस बात के लिए उत्साहित करती है कि आप इस तरह की टिप्पणी करें? आप मतलब अगर वैसे भी सभ्य समाज में ये बात शोभा नहीं देता है कि हम किसी के नाम को बिगाड़ के बोले। कौन नहीं जानता विश्व में कि नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है? तो जो अभी जो जमानत, उनको अंतरिम जमानत मिली है, इसके बाद क्या आगे उन पर कस सकता है शिकंजा, या वो परेशानी में फंस सकते हैं? तो वो किन प्रावधानों के तहत फंस सकते हैं? क्या ऐसी चीज रहेंगी, क्या किन चीजों को देखा जाएगा? डिफेमेशन इज वन, एक डिफेमेशन है जो 499 500 आईपीसी में मिल जाएगा, 153 है वो हो जाएगा, 504 में भी आ सकता है। एक्चुअली क्या है, आपने डिफेम कर दिया, आप जानते हैं आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ये रविंद्र जी ये बात हो गई कि मैं किसी को गाली दे दूं, उसकी बेइज्जती कर दो, फिर कह दूं माफी दे दो साहब, हमें तो गलती कर दो। आप इतने सीनियर आदमी हैं, आप कोई नई सिखिया या कोई भी चलते फिरते कोई आदमी नहीं, आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सीनियर पद पे हैं आप। तो एक वैसे भी प्रधानमंत्री की उनको किसी भी XYZ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो ये तो एक किस्सा है, पर अदरवाइज भी किसी देश का प्रधानमंत्री जब होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है सारे देश को। आप किसी देश के एक मुखिया को अगर अभद्र भाषा बोले, वो कोई भी हो, तो ये शोभनीय बात नहीं। तो ये अभी बात मुन्ना खान जी भी यही कह रहे थे कि फिर उन चीजों को, उन बयानों को कैसे देखा जाए जो प्रधानमंत्री ने दिए हैं या उनके बड़े स्तर के नेता ने दिए हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर हो, चाहे किसी को लेकर हो, क्या वो भी उसी दायरे में आएंगे? फिर किसी आएंगे नहीं। बात ये है कि ऐसा नहीं होता है एक्ट आज हो और उसका कॉग्निजेंस 20 साल के बाद भी आ जाए। अगर किसी को कोई दिक्कत थी, देखिए कानून में प्रावधान है, आपने कोई जुर्म किया, जुर्म करके और पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो उसके लिए प्रावधान है, कोर्ट्स है हमारे देश में। आप 156(3) CRPC में कोर्ट में जाइए, अपनी एप्लीकेशन लगाइए और अपने केस को प्रेजेंट कीजिए। अगर कोर्ट को लगेगा कि इसके अंदर कुछ मैटर है, तो वो पुलिस को डायरेक्शन देंगे कि भाई आप इसके अंदर FIR लॉन्च करो, इस सेक्शन में करो। ठीक है। तो टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए रविंद्र जी, मेरा मतलब ये है कि सभ्य समाज में टिट फॉर टैट कहीं पे नहीं करेंगे। पवन, मुन्ना खान जी, समझ में आया आपकी? पवन खेड़ा जी का बयान जो आप जिनकी तरफदारी कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ या उनके नेता के खिलाफ कुछ दिया, तो आपके पास भी वही हथियार है जो उनके पास है, आप भी चले जाइए कोर्ट में। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं, अभी मित्र हमारे वकील साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी फिर बीजेपी से नहीं लड़ रही, बीजेपी के 5 सिस्टम से लड़ रही है।
बीजेपी के मसल से, बीजेपी के तो सिस्टम से लड़ रही वो तो बात ठीक है, लेकिन जो मुंह में आए वो बोल दीजिए। उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी की मीडिया से और बीजेपी की मशीन से और बीजेपी के सिस्टम से तो सुनवाई हमारी कांग्रेस पार्टी की नहीं हो रही। हमने कई अर्जियां लगाई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई हुई नहीं। आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? आज अडानी पे जेपी, आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? बीजेपी के कान पे जूई तक नहीं रेंगड़ा। मुन्ना खान जी, आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? जिस न्यायालय ने अभी अंतरिम जमानत दी है उस पर ही भरोसा नहीं है आपको? नहीं, बात न्यायालय पे भरोसा है। सवाल अभी हमारे मित्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अर्जी देनी चाहिए, तो अर्जी देकर के तो हम थक चुके, सुनवाई होती क्या है? पूरा विपक्ष, पूरा देश आज जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी इस सवाल का जवाब जरूर चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि रविंद्र जी मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इनको याद होगा कि अभी साकेत कोर्ट से लगभग 11 लोगों की जमानत हुई है जो यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अदालतें सुनती नहीं है। हमारा सिस्टम एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, सबूत है तो उस आधार पर कार्रवाई, सबूत है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आप दिख रहे हैं बड़े साफ साफ कि आपने ये बोला है, तो अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं है और न्याय व्यवस्था को दोषी ठहराना भी ठीक नहीं है, क्योंकि न्याय व्यवस्था अगर ना होती तो फिर लोकतंत्र का जीवित रहना ही बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि राजनेता अक्सर अपनी अपनी तरीके से कार्रवाई करते हैं, लेकिन न्यायालय का पलड़ा ऐसा होता है जो बराबर का रखता है और किसी पर कोई आंच नहीं आने जाता है। इसीलिए यही लोकतंत्र की खूबी है कि उसमें न्याय व्यवस्था जो है वो अपने भरोसे को अब तक बरकरार रखे हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बयानबाजी तो चलती है, अगर कांग्रेस को लगता है कि उनके नेताओं को लेकर, उनके पूर्व नेताओं को लेकर किसी तरह की अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, तो आपके पास भी वही चीजें मौजूद है, वही हथियार मौजूद है जो सत्ताधारी दल के पास है। आप भी कोर्ट में जाइए, क्योंकि आप इस तरह से जो मुंह में आए नहीं कह सकते। आप बड़े पद पर बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से आप निभाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।